तो वेलकम ऑल ऑफ यू बेटा। इस बार जो टर्म 1 हो रहा है एग्जाम, उस टर्म 1 में पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर्स क्वेश्चंस, मतलब 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। पहला चैप्टर था जो अपन ने कर लिया, पावर शेयरिंग। अब जो दूसरा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस के 2 ही आ रहे हैं। सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म, और ये चैप्टर आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसके साथ हमारे पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग सब सेक्शन में दो चैप्टर्स आ रहे हैं, किसी में 1.5 और तो किसी में 2, जैसे हिस्ट्री में से एक ही आ रहा है। तो एनीवेज देखते हैं अपन। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है और कंसेप्चुअल को चैप्टर है, चीजें ज्यादा पूछी जाती है। और आजकल इसकी जो मतलब डिबेट है वो काफी बढ़ गया है, क्योंकि अपन भी इस चीज में, इंडिया में भी ये बहुत टर्म यूज हो रही है, बहुत क्लैशेस हो जाते हैं कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट में। और उस समय इस चैप्टर की समझ बहुत जरूरी होती है, जो हमें ये बताती है कि क्या पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और क्या पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक कार्टून दिया हुआ है कि आई एम कंफ्यूज्ड, व्हाट डू वी कॉल द इंडियन गवर्नमेंट। हम इंडियन गवर्नमेंट को क्या बोले? ये यूनियन गवर्नमेंट है, ये फेडरल गवर्नमेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या है ये? और इसी के जवाब से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? ये इस चैप्टर की शुरुआत है। और फेडरलिज्म की डेफिनेशन देने के लिए इन्होंने पहले बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया है। क्लियर है? एग्जाम्पल दिया है बेल्जियम का। बेल्जियम में एक ओल्ड कंसेप्ट चलता था कि स्टेट हैड देयर रोल्स एंड पावर्स। बेल्जियम के अंदर जो छोटी छोटी स्टेट थी पूरे बेल्जियम के अंदर, उनके पास खुद के कुछ पर्टिकुलर रोल्स थे और उन्हें कुछ पर्टिकुलर पावर दिए हुए थे। बट ऑल दीज पावर वर गिवन टू दीज सेंट्रल गवर्नमेंट। पर ये सारे पावर जो बेल्जियम के अंदर जो छोटी छोटी स्टेट्स थे, उनको जो पावर दिए गए थे, दैट आर गिवन बाय देयर सेंट्रल गवर्नमेंट। उनकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट से इसे ये पावर दिए गए। एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी टाइम। और जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इन पावर्स को विड्रॉन कर सकती थी, मतलब ले सकती थी, छीन सकती थी, हटा सकती थी। पर बेल्जियम में ही 1993 में नया कंसेप्ट आया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया कि रीजनल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है कुछ पावर दिए गए, और ऐसे पावर जो पावर के लिए अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं थी। कुछ पावर स्टेट के हैं तो कुछ पावर सेंटर के हैं। जो पावर स्टेट के हैं उनमें सेंटर जो है फिर छेड़ाछेड़ी नहीं कर सकती, वो उन्हें कुछ कह नहीं सकती। ये था बेल्जियम का एग्जाम्पल। और इसी से हमारे सामने बात आती है जिसे अपन कहते हैं फेडरलिज्म। तो बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो ओल्डर सिस्टम था जिसमें स्टेट के पावर सेंटर के हाथ में थे और सेंटर जब चाहे पावर ले सकता था, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिटरी सिस्टम। क्लियर है? जबकि उसके बाद जब ओल्ड सिस्टम की जगह न्यू सिस्टम आया, जब ये हुआ कि स्टेट को कुछ ऐसे पावर मिल गए जिसे सेंटर छीन नहीं सकता। सेंटर हैव अ डिफरेंट पावर, स्टेट हैव अ डिफरेंट पावर, और दोनों मिलके साथ रह रहे हैं, उसे अपन बोल रहे हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। श्रीलंका एक और एग्जांपल दिया, पहला बेल्जियम और फिर श्रीलंका। ठीक है, याद रहेंगे आपको, क्योंकि पावर शेयरिंग में भी अपन ने ऐसा ही कुछ पढ़ा। प्रैक्टिकल पर्पस था यूनिटरी सिस्टम का वहां पे। The national government has all the powers, but the Tamil leaders want Sri Lanka to become federal system. वहां पर भी पहले यही था, नेशनल गवर्नमेंट जो थी उनके पास ही सारे पावर थे, और वही स्टेट गवर्नमेंट को अपने हिसाब से पावर देती थी और जब चाहे ले सकती थी। बट वहां के जो तमिलन्स थे, याद आया ना अपन ने, लैंग्वेज वाइज 2 अलग अलग ग्रुप्स थे वहां पे, तो वहां के जो तमिलन्स लीडर्स थे वो चाहते थे श्रीलंका में भी फेडरल सिस्टम आ जाए, मतलब सेंटर और स्टेट के पावर्स को डिसाइड कर लिया जाए, जिसमें कोई भी एक दूसरे के पावर्स के साथ छेड़ाछेड़ी नहीं करेगा। और इस बिहाफ पे हमारे पास डेफिनेशंस आती है फेडरल सिस्टम की। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच
पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री, जिसे अपन स्टेट कह रहे हैं। मतलब ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर जो है वो डिवाइडेड है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, डिवाइडेड है। कुछ पावर सेंट्रल के पास है तो कुछ पावर स्टेट के पास है। जो पावर उसे सेंट्रल नहीं देता, कॉन्स्टिट्यूशन देती है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी वो चीज जिसे सेंट्रल को भी मानना है और स्टेट को भी मानना है। कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के भी ऊपर है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। एक रूल बुक है एक तरीके की। द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के की कंसेप्ट क्या है, क्या क्या। अब अपन ऑफिशियल फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं कि फेडरलिज्म अगर है जैसे इंडिया में है तो उसकी खासियत क्या है, उसके बेसिक पॉइंट्स क्या क्या है, वो अपन को पढ़ना है। देयर आर 2 or more लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मिनिममली 2 हो सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट, पर कभी कभी 2 से 3 भी हो सकते हैं, सेंट्रल, स्टेट और विलेज। विलेज में जो पंचायत वगैरह होती है। तो बेसिकली फेडरल सिस्टम में 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स या लेवल्स होते हैं। गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ लीगलाइजेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इससे बोल दो एलटीए, एलटीए ये याद रखना है ना, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरे जो लेयरिंग है ये सेम सिटीजन, मतलब आप समझो इंडिया में फेडरलिज्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी है, पर है तो हम सब इंडियन। तो जो नेशनल गवर्नमेंट है वो भी इंडियंस पे काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इंडियंस पे काम करती है। तो सेम सिटीजन उन पे ही काम कर रहे हैं, बट ईच हैज अ ओन जुरिडिक्शन। उनके काम करने का जो अधिकार क्षेत्र है, जो पावर एरिया है जहां पर उनके रूल्स लगते हैं, उन्हें जुरिडिक्शन कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पुलिस थाने है ना, तो हर पुलिस थाने का अपना जुरिडिक्शन है कि भाई ये पुलिस थाना इस एरिया में काम करता है। तो इन स्पेसिफिक मैटर इनकी खुद की लेजिस्लेशन, खुद का एक मंत्रिमंडल अशोक जी का अपना है और मोदी जी का अपना है। टैक्सेशन, टैक्स पॉलिसी राजस्थान की अलग है, स्टेट नेशनल की अलग है। और एडमिनिस्ट्रेशन अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए मैंने बोला कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है, एलटीए। तीसरा, द पावर ऑफ रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों के पावर्स क्या क्या होंगे और वो उससे आगे नहीं जा सकते, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है ऑलरेडी। The fundamental laws of constitution, fundamental laws of constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the level of government. The fundamental laws of constitution, अगर अपन को कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव करना है तो कोई भी एक गवर्नमेंट जो है नेशनल या स्टेट अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। अगर स्टेट को कोई लॉ लाना है तो उसे नेशनल से पास कराना पड़ेगा, और नेशनल को कोई लाना है तो उसे स्टेट में भी पास कराना पड़ेगा, तो वो स्टेट में लागू होगा। जैसे अभी किसान आंदोलन का चल रहा है प्रॉब्लम, तो नेशनल लेवल पे वो बिल पास हो गया, पर कई स्टेट, पंजाब क्लियर है, तमिलनाडु और राजस्थान, ये कुछ ऐसी स्टेट्स है जो इसे अपोज कर रही है और उन्होंने अपनी लेजिस्लेशन में, अपने पार्लियामेंट में उसे खारिज कर दिया, मना कर दिया, हम उसे फॉलो नहीं करेंगे। तो दोनों को मानना जरूरी है तो वो बिल पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और जब स्टेट और नेशनल में पंगे हो जाते हैं, मोदी जी वर्सेस अशोक जी गहलोत हो जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो फाइनली इंटरप्ट जो करती है वो कोर्ट करती है। कोर्ट के पास पावर है, वो इसमें इंटरप्ट करके उसमें डिसीजन ले सकती है। नंबर 6, द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच, रेवेन्यू मतलब पैसा, गवर्नमेंट की चीजें इस्तेमाल करने पर जो पैसा आता है, पेट्रोल का, बिजली का, रोड का, हजारों तरह की चीजों का, ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनल एनाटॉमी। ये भी पहले तय है कि भैया इतना टैक्स जो है वो स्टेट लेगी और उसके बाद इतना टैक्स जो है वो नेशनल लेगी। मतलब जो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है वो भी डिवाइडेड है नेशनल वर्सेस स्टेट, और वो पहले से तय, दैट परसेंटेज इज प्रोवाइड टू स्टेट, और उसका ये परसेंटेज जो है वो नेशनल को मिलेगा। नंबर 7, फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फेडरल सिस्टम के दो मेजर ऑब्जेक्टिव, दो मेजर एम होते हैं, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। इस बात को नहीं भूलना है,
कि भैया भले ही स्टेट के पास अलग अलग पावर हो, पर दैट डजंट मीन इट कि स्टेट जो है वो अलग है और नेशन अलग है। जब बात यूनिटी की आती है तो दैट विल बी अ वन नेशन। और दूसरा, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। वहीं दूसरी तरफ अपने स्टेट की जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करे कौन? वो स्टेट काम करे। तो स्टेट को अपनी स्टेट की तो सोचनी है, पर साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी जो यूनिटी है नेशनल, उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये दो उसके ऑब्जेक्टिव हैं। There are two kind of route through which federation have been formed. अब दो ऐसे रूट है जिनसे फेडरेशन सिस्टम जो है वो बनाया जाता है, फेडरेशन सिस्टम बनाया जाता है। पहला, फर्स्ट रूट, द इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। ऐसा हुआ था जब देश आजाद हुआ था। जब देश आजाद हुआ तो एक ट्रीटी साइन की हुई थी अंग्रेजों की, इंडिया के जितने भी राजा थे उनके साथ एक ट्रीटी, ट्रीटी यानी एक कॉम्प्रोमाइज साइन किया हुआ था कि जब कभी भी हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो आपको एक फ्री कंट्री बना देंगे। मतलब राजस्थान एक फ्री कंट्री, हैदराबाद एक देश, पंजाब एक देश, उत्तर प्रदेश एक देश, ऐसे ऐसे अपने आप में एक एक कंट्री बना देंगे। जोधपुर है तो जोधपुर भी अपने आप में एक देश छोटा। तो ऐसे छोटी छोटी सिटीज थे। तो जब फेडरल सिस्टम इंडिया में बना तब ये बात रखी गई, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कि जो इंडिया के साथ आना चाहे वो इंडिया के साथ आ जाए, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहे वो पाकिस्तान के साथ चले जाए, इस तरीके से। तो जो इंडिपेंडेंट स्टेट, जो फ्री स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, वो अपने आप से सामने से मिलकर आए और बोले कि नहीं, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, जैसा जम्मू कश्मीर के साथ हुआ था। एंड दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। जम्मू कश्मीर का जो किंग था हरि सिंह जी, वो हिंदू थे, पर वहां पर 70-80% पॉपुलेशन मुस्लिम्स थी। तो राजा जो चाहता था, आई एम द रियली वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो जब पाकिस्तान ने उस पर हमला बोल दिया इनडायरेक्टली, तो हरि सिंह ने मदद मांगी इंडिया से। उस समय तक देश आजाद हुआ था और सब एक दूसरे से अलग अलग थे। तो हरि सिंह ने नेहरू जी को कहा कि सर प्लीज हेल्प कीजिए हमारी। तो इस बात पे शर्त हुई पे तय, भाई हम भी तो आप फ्री कंट्री हो, हम आपकी शर्त इस शर्त पे आपकी मदद कर सकते हैं कि आप पहले लिख के दे दो कि आप हमारे साथ शामिल हो रहे हो, और नाउ फिर आप हमारे देश का हिस्सा हो जाओगे तो हम अपने आप छुड़ा लेंगे आपको। तो हरि सिंह हाथों हाथ दिल्ली आए, उन्होंने लिख के दिया, हमारे पास आज भी वो डॉक्यूमेंट है। और तब से जो है वो हमारे पास रहा ये जम्मू कश्मीर। इसके बाद की स्टोरी अपन नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया में बात करेंगे। पर अगर कोई छोटा स्टेट या कंट्री इंडिपेंडेंट अपनी विलिंग से मिलकर आना और फेडरल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहे तो चल सकता है। बट पूलिंग सोवर्निटी, रिटेनिंग आइडेंटिटी और इंक्रीज सिक्योरिटी, ये किस लिए करते हैं? अपनी सोवर्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी के साथ मिक्स होने का मतलब नहीं अपनी डाइवर्सिटी खत्म कर दें। रिटेन्ड आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी ये की रहेगी, राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, तमिल में तमिल लैंग्वेज, वो सब अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहे हैं। बट इंक्रीज सिक्योरिटी, एक बड़े फेडरल सिस्टम का हिस्सा होने से अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी लेंगे। तो इस वजह से एक तरीका तो था फैलाइए, विच कमिंग टुगेदर फॉर द फेडरेशन। और ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं यूएसए में, कई छोटी छोटी स्टेट जो है वो यूएसए में मिल गई। अमेरिका खुद तो है ही है, टेक्सास, कनाडा, व्हाटएवर जो है वो उसमें आके मिल गए। स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कई सारी रिपब्लिक है, कई सारी छोटी छोटी स्टेट से मिलकर बना हुआ है, और अब वहां पर फेडरेशन सिस्टम चलता है। जबकि सेकेंड रूट क्या है? अगर लार्ज कंट्री है, बहुत बड़ी लार्ज कंट्री है, तो डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। छोटी छोटी हो तो मिलकर एक बड़ा बना ले फेडरलिज्म, या ऑलरेडी बहुत बड़ा कोई देश हो तो वो अपने देश को छोटी छोटी स्टेट में कन्वर्ट कर ले और पूरे अपने आप में फेडरल सिस्टम बन जाए, होल्डिंग टुगेदर। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, इस वाले रूट में, सेकंड रूट में, जिसमें एक बहुत बड़ा देश होता है जो छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइड, छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड हो जाए और स्टेट्स को अपने पावर मिल जाए, बट उसके बावजूद भी ज्यादा पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। एग्जांपल इंडिया। तो ये जो एग्जांपल है फर्स्ट रूट वाले, वो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और सेकंड रूट के लिए है इंडिया।
आगे बढ़ते हैं। What make India a federal country? अब वो कौन सी चीज है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है? What are the power sharing arrangement in our country? हमारे कंट्री में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्या है? किस तरीके से फेडरल सिस्टम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग है? All the features of federalism apply to the provisions of Indian constitutions. सभी तरह के जो फेडरलिज्म के फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में देखने को मिलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो लेवल पर काम करता है, टू टियर सिस्टम चलता है। एक यूनियन गवर्नमेंट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। ये पहला टियर और ये दूसरा टियर, टियर यानी लेवल। तो हमारे फेडरल सिस्टम में दो लेवल है, स्टेट वर्सेस नेशनल। The federation has two level of government. One level government for entire country, usually responsible for the few subject of national interest. तो एक टीयर तो है जिसके अंदर पूरे देश की एक कॉमन गवर्नमेंट, जिसे अपन इनडायरेक्टली कह देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? जो कुछ नेशनल इंटरेस्ट है जैसे सिक्योरिटी, तो ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में है? नेशनल कंट्रोल में। स्टेट कंट्रोल का काम नहीं है। देश पे अगर हमला होता है, कारगिल पे हमला होता है, तो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट नहीं लेती। और अदर स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड टियर जो है, सेकंड टियर वो हो गया स्टेट गवर्नमेंट, लुक आफ्टर मच द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट। जिनका काम होता है रेगुलर डे के काम करना, कोर्ट के काम है, नगर पालिका के काम है, म्यूनिसिपल के काम है, गवर्नमेंट की ऑफिसेस काम है, एजुकेशन है, ये सारे काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देखता है। एजुकेशन में भी देख लो, दो अलग अलग है, स्टेट एजुकेशन और सीबीएसई। सीबीएसई मतलब सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम। और ये दोनों कौन कौन? यूनिटरी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये नहीं है कि स्टेट के गवर्नमेंट को, स्टेट के लॉ को सेंट्रल कुछ इंटरफेयर कर सकता है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल हुआ ये कि महाराष्ट्र में कोई योजना चल रही थी, कोई आंदोलन, नॉर्मली कोई सभा वभा चल रही थी, तो एक सेंट्रल मिनिस्टर में, दैट मिनिस्टर विच आर अपॉइंटेड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट, उस मिनिस्टर ने उस स्टेट, मुंबई स्टेट के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ गलत बोल दिया, और विद इन आवर्स वहां पर पुलिस आती है और उस सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल मिनिस्टर है, उसे गिरफ्तार करके ले जा सकती है। तो अगर फेडरलिज्म नहीं होता तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर सेंट्रल के पावर लगते, पर स्टेट के अपने खुद के पावर्स हैं, अपने खुद के लॉज हैं, और वो उन्हें फॉलो कर सकता है। फेडरेशन आर कंस्ट्रक्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। अब देखो, फेडरेशन जो है वो, फेडरेशन सिस्टम जो है स्टेट, वो नेशनल, ऑब्वियसली नेशनल गवर्नमेंट या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर काम करती है। अब देखो, दो तरह के सिस्टम होते थे, फेडरलिज्म को कंपेयर कर रहे हैं, यूनिटरी सिस्टम वर्सेस फेडरलाइजेशन सिस्टम। सेंट्रल वर्सेस स्टेट नहीं है, एक वो जिसमें केवल सेंटर के पास ही सारे पावर है, और एक वो जिसमें सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर को शेयर किया गया है। तो ये क्या कहना चाहते हैं? यूनिटरी सिस्टम, ओनली द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज पावरफुल, जैसे सेंट्रल लेवल, केवल सेंट्रल जो है वो पावर में रहते हैं। द सब यूनिट आर सब कोऑर्डिनेटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, और सब यूनिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, उनके कहने के हिसाब से काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पास ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर पास करती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के खुद के पास कोई पावर नहीं। जबकि फेडरल सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट टू डू गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को काम करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, वो फ्री है, वो जैसे चाहे अपनी गवर्नमेंट को चला सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को। The state government has power to its own for which it is not answerable to the central government, और इसलिए स्टेट, फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने खुद के पावर होते हैं, और उन पावर का इस्तेमाल करने के लिए उस पर कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकता, वो जैसे चाहे उन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। कब स्टेट में छुट्टी करनी है, नहीं करनी है, कौन सा एम्प्लॉय को कहां भेजना है, नहीं भेजना है, that not decided by the central government, it is only and only decided by the state government.
बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। किसमें? फेडरलिज्म में। तो इस बिहाफ पे अब हमारे पास दो तरह के सिस्टम आते हैं। एक होता है टू टीयर सिस्टम। अब पहले क्या था? यूनिटरी वर्सेस फेडरलिज्म। यूनिटरी को छोड़ा है, वो सही नहीं है। अब फेडरलिज्म के वापस टाइप है। आइदर फेडरलिज्म इज अ टू टीयर सिस्टम या थ्री टीयर सिस्टम, जिसमें केवल एक तो यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो और एक स्टेट गवर्नमेंट हो, तो टू टीयर। और जहां पर यूनियन, स्टेट और पंचायती और म्युनिसिपल और उससे नीचे हो, ठीक है, विलेज के लिए पंचायती और सिटीज के लिए म्युनिसिपैलिटी, क्लियर है, जो जिसके लिए मेयर होता है, तो वहां पर अपन कहेंगे थ्री टीयर सिस्टम। अब अपन को बात करनी है थ्री टीयर सिस्टम की, क्योंकि टू टीयर सिस्टम की हमने इससे पहले बात कर ली थी। अब देखो थ्री टीयर सिस्टम में पहला यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है और उसके पास क्या क्या पावर है। अब देखो थ्री टीयर सिस्टम में भी तो टू टीयर सिस्टम है, जहां केवल सेंट्रल और स्टेट हो, वो टू टीयर सिस्टम। तो जो उनके काम है वो टू में भी वही रहेंगे और थ्री में भी वही रहेंगे, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट तो है ही है। थ्री में नया क्या आ गया? स्टेट के नीचे और छोटी आ गई, क्या? पंचायती राज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जो फर्स्ट और सेकंड टीयर है उसके कॉमन फिक्स है। मतलब ये मत समझना कि टू टीयर सिस्टम, मेरे को यूं समझो, जब किसी जगह अपन केवल नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल और स्टेट की बात करें तो टू टीयर, पर अगर स्टेट के अंदर में पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ रहा है तो थ्री टीयर। तो थ्री टीयर में भी टू टीयर तो छुपा हुआ ही है। क्या क्या काम है? जो सब्जेक्ट नेशनल इंपोर्टेंस के हो, डिफेंस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी। याद कर लो, देखो फॉरेन देशों में, मैंने अभी बना लिया फॉर्मूला, फॉरेन देशों में कोकू जो बर्ड होती है, कोकू नाम की बर्ड होती है, उस पे बैन लगा दिया है। तो फॉरेन से क्या बनता है? फॉरेन से बनता है फॉरेन अफेयर्स, क्लियर है। देशों से क्या बनता है? डिफेंस। कोकू से बनते हैं दो, कम्युनिटी और करेंसी। और बैन से बनता है बैंकिंग। तो फॉरेन देशों ने कोकू पर बैन लगा दिया। ये सारी चीजें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए फॉर्मूला बनाया बेटा। जबकि स्टेट लिस्ट क्या कहती है? सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, पुलिस, ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब कौन उस राज्य में आएगा स्टेट में और कौन नहीं आएगा। आपने देखा ना कोरोना में हर स्टेट ने अपने बॉर्डर सील कर दिए। तो दैट इज द पावर विल बी गिवन टू द स्टेट, के वो चाहे तो अपने बॉर्डर सील करे, नहीं करे। अभी लेटेस्ट असम और मिजोरम में लड़ाई हो गई, सैनिकों में, पुलिस में भिड़ंत हो गई, क्योंकि वो टेरिटरी को लेके लड़ रहे थे, ये मेरी जगह है, वो कह रहा मेरी जगह है। तो स्टेट भी आपस में भिड़ जाते हैं कई बार। तो स्टेट गवर्नर, क्लियर है। इनसे रिलेटेड ये जो टॉपिक है, इनसे रिलेटेड कोई भी लॉस बनाना हो तो स्टेट गवर्नमेंट खुद बना सकती है। अब इन्हें मत याद करो, क्योंकि सेंट्रल के याद कर चुके हो, तो उसके बाद के जो है वो सारे किसके हो गए? स्टेट के। अब आता है थर्ड, कॉन्करेंट लिस्ट, सब्जेक्ट टू द कॉमन इंटरेस्ट। यूनियन के पास और स्टेट दोनों मिलकर इस पे काम कर सकते हैं, एजुकेशन पे, फॉरेस्ट पे, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन मतलब बिजनेस, नेशनल लेवल पर जो बिजनेस करना है, ठीक है। मैरिजेस लॉ जो लग रहे हैं, स्टेट का लॉ लगता है, नेशनल लॉ लगता है। एडॉप्शन, एडॉप्शन जो बच्चे को करते हैं। सक्सेशन मतलब कहीं पर कुछ भी बसाना, जैसे कोई कॉलोनी बनाना वगैरह। The stable and union, state and union government both will able to make laws jointly. तो इनके लिए तो स्टेट और नेशनल दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं, बट फाइनली ज्यादा पावर किसके पास रहेंगे? यूनियन के पास रहेंगे, स्टेट के पास नहीं रहेंगे।
those area which not in this list are taken under the central government. और फिर भी अगर कोई काम ऐसा बच गया है जो इस दोनों तीनों के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट के पास, नेशनल के पास और मिक्स में नहीं है, तो वो सारे जो भी काम है वो चले जाते हैं नेशनल के पास, जिनको मेंशन नहीं किया गया। ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, मजेदार है, अपने देश के बारे में, अपने खुद के बारे में पता चलता है, थोड़ी आपकी समझ बढ़ती है। तो ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। फेडरलिज्म होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में खुद के इंडिविजुअल पावर है और नेशनल के पावर अलग है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, उनकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। सम स्टेट इंजॉय स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेट मिला हुआ है जैसे जम्मू और कश्मीर। वैसे जब ये चैप्टर प्रिंट छपा है तब 370 नहीं हटी थी और 370 हट गई, उसके बाद जो है ये स्पेशल स्टेटस जो है वो इन्हें देता था 370। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से पेज है 330, वो पावर देता था उनको स्पेशल स्टेटस का, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने हटा दिया। क्या था पावर जो उन्हें स्पेशल स्टेटस देता था? एक तो जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा होने के बाद भी इनका खुद का पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके अलावा और किसी का पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है स्टेट का। Many Indian constitutions are not applicable to this state without approval of state assembly। और कई इंडिया के कई कॉन्स्टिट्यूशनल बातें, कई नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते, और अगर लागू करवाना है तो वहां की असेंबली से पास करवाने होते थे। एंड इंडियन आर नॉट परमानेंट, इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय अ लैंड और हाउस। और वहां जो लोग वहां पर रहते हैं और अगर वो परमानेंट वहां के रेजिडेंस नहीं है, क्लियर निवासी नहीं है, तो वो वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते। और अब 370 हटने के बाद ये सब हट गया। अब एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का ही झंडा लगेगा, इंडिया के ही लॉ लगेंगे और इंडिया में कोई भी कहीं पे भी जाके वहां पर जमीन खरीद सकता है। पहले पता है इनके दो दो वोटर आईडी कार्ड होते थे, एक जम्मू कश्मीर का और एक जो है वो इंडिया का, ये तक था स्पेशल स्टेटस। गलत है ना ये तो, पर वहां के हालात ऐसे ही थे कि करना पड़ा होगा। अपन तो ज्यादा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता लगेगा। इंडियन यूनियन विच enjoy very little power, two small area become independent state but could not merge with any existing state, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, so they are called as union territory। ऐसे कोई हैं जो किसी भी तरह से स्टेट में शामिल नहीं हुए और वहां पर ज्यादा पावर स्टेट के चल नहीं रहे, तो वो फिर सेंट्रल के गवर्नमेंट में आ जाते हैं अंडर में, और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे चलाती है, तो उन्हें यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट, जिस तरीके से स्टेट को पावर मिले हुए हैं उन्हें पावर नहीं मिलते हैं। एंड दे आर रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। केजरीवाल का यही तो रोना है, बेचारा मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो हो गया। मुख्यमंत्री तो बने, किसके बने? दिल्ली के, पर वो अपने आप में यूनिटी टेरिटरी भी है, क्योंकि वो देश की राजधानी है, सारे मुख्यमंत्री मंत्री, सारा प्रधानमंत्री वहां बैठते हैं, तो कई ज्यादा पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पूरी तरीके से दिल्ली जो है वो एक फ्री स्टेट नहीं है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने केस भी ठोक दिया, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि दिल्ली जो है, चूंकि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां बैठाओ, हवाई जहाज में बैठा के ऊपर ऊपर घुमाते रहो कि भाई कोई जगह तुम्हारी नहीं है, सब जगह तो स्टेट में कन्वर्ट है, तो कहीं तो कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह होनी चाहिए, तो वो जगह दिल्ली है। तो ये लड़ाई चल रही है। एनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस रिगार्डिंग पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, अगर स्टेट और सेंट्रल को कोई भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना है पावर को लेकर, वो चाहते हैं कि दोनों के पावर अलग अलग हो जाए, तो वो क्या करें? They pass by both the house of parliament। एक तो वो जो लॉ उन्होंने बनाया है वो दोनों पार्लियामेंट्स में, अपर पार्लियामेंट और लोअर, क्लियर है, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में से पास होना चाहिए एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से, है ना, इतने लोग तो मानने चाहिए, तो वो बिल पास माना जाएगा। और नेक्स्ट, रेक्टिफाई बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट,
और जितनी भी स्टेट्स है उनकी हाफ पर्सन जो है वहां का कैपिटा, मतलब जैसे 10 स्टेट है तो हर स्टेट में हाफ हाफ वहां पर मतलब लोग हर स्टेट में इसको पास कराना होता है, और जहां पे भी ये पास होगा वहां की हाफ जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो इसे मानने चाहिए। मतलब सिंपल सी बात कहें तो पहली चीज, हर लॉ जो नेशनल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट ने बनाया है वो अगर पास कराना है तो पहला अपर और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वो पास होना चाहिए, और मीनवाइल हर स्टेट के पार्लियामेंट से भी वो पास होना चाहिए, तब वो लॉ हर जगह पूरी तरीके से लागू होता है। कोई भी स्टेट उसे मना कर सकती है लागू करने से। हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाए। The constitutional provisions are necessary for the success of federalism. फेडरलिज्म के लिए जरूरी है कि संविधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत स्टेट बनाई जाए और स्टेट को पावर दिया जाए। अगर स्टेट ही नहीं है तो फेडरलिज्म कौन सा, फिर तो वहां पर एक ही गवर्नमेंट है। तो फेडरलिज्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ स्टेट्स। स्टेट बनाई जाए पर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाई जाए, कुछ नियम के तहत बनाई जाए, वो जरूरी है। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. हमारे यहाँ इतनी बड़ा देश होने के बावजूद फेडरलिज्म क्यों सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पर जो फेडरलिज्म तय होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट और उसके नेशनल गवर्नमेंट तय होती है, that will be decided by the democratic politics. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से तय की गई गवर्नमेंट। लोग मिलकर गवर्नमेंट को तय करते हैं, लोग ही इसे चलाते हैं और लोगों के लिए चलाते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऐसे सिस्टम को अपन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कहते हैं। 2-3 बार सुन लोगे ना इस चैप्टर को तो घोट लोगे, ऐसा चैप्टर है ये, और इतना मजेदार, मुझे बहुत मजा आता है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में। यहाँ एक तो इसमें डेट्स वेट्स नहीं होती, ज्यादा अटपटांग नाम नहीं होते। अब आ जाओ लिंग्विस्टिक स्टेट। अब अपन बात कर रहे हैं कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट है जो फेडरलिज्म में जरूरी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो फेडरलिज्म में होना बहुत जरूरी है। द क्रिएशन ऑफ स्टेट वाज फर्स्ट मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। जो स्टेट बनी हुई है उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि दीज स्टेट्स आर बेसिकली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, लैंग्वेज। क्लियर है? राजस्थानी लैंग्वेज, पंजाबी, तमिलन, कन्नड़ा, क्लियर है, गुजराती, मराठी। तो देखिए आप उस स्टेट को उसकी लैंग्वेज से पहचान रहे हैं। प्रॉब्लम इज दैट दे मेड डिस्टिंग्विशन ऑफ द कंट्री। पर इस तरीके से स्टेट का जो बंटवारा हुआ है ये देश का बंटवारा भी कर देता है। हम तो मराठी हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं है, मैं राजस्थानी हूं, आई एम नॉट इंडियन। तो ये ऐसे थॉट्स जो है वो देश को तोड़ देते हैं, प्रॉब्लम कर लेते हैं। जबकि एडवांटेज क्या है लिंग्विस्टिक स्टेट का? कंट्रीज मोर यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन मेड इजियर। अब अगर राजस्थान में या गुजरात में जो एडमिनिस्ट्रेटिव का सारा काम होता है, एजुकेशन और दूसरा एकेडमिक काम, वो अगर वहां की लोकल लैंग्वेज में होगी तो लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा। नहीं तो लगभग हर किसी को अपने इंडिया में इंग्लिश सीखनी पड़ती है, हिंदी थोड़ी बहुत सीखनी पड़ती है अगर आपको इंटर स्टेट आना जाना है तो। स्पेशली इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्टेट बदलेगा लैंग्वेज बदल जाएगी तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। क्या पॉलिसी है? अवर कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग मिस्टेक है, चेक कर लीजिएगा बेटा, है ना। Our constitution did not give the status of national language to any one leader. किसी को भी, एक को भी, किसी एक स्टेट की लैंग्वेज को जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं बना रहा है। हिंदू वाज आइडेंटिफाइड ऑफिशियल लैंग्वेज बट ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान कहते हैं और हमें लगता है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। इस पे तो लड़ाई चल रही है। जैसे ही ये मुद्दा उठता है कि एक नेशनल लैंग्वेज घोषित की जाए तो तमिलन्स जो हैं, तेलंगाना वाले लोग हैं, वो उग्र प्रदर्शन करते हैं, बिकॉज दे दैट कि हमारी जो मातृभाषा है वो हमारी स्टेट की लैंग्वेज है, हम हिंदी नहीं मानेंगे। तो इस वजह से ये बात ढीली पड़ जाती है और वापस कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। हालांकि हिंदुस्तान में हिंदी काफी बोली जाती है, बट स्टिल पूरे देश में केवल 40% इंडियन पॉपुलेशन है जो हिंदी बोलती है। इन कॉन्स्टिट्यूशन
other than Hindi 21 language is recognized as scheduled language, मतलब उनको इसके अलावा लैंग्वेज को भी तय किया गया है जो अलग अलग रीजन में जो है बोली जाती है। कितनी लैंग्वेज को ऑब्जेक्टिव में याद रखें, 21 लैंग्वेजेस। So that according to the constitution the use of English for official purpose was to be stopped in 1965। देश आजादी के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सोवरेनिटी, हमारी इंडिपेंडेंस बढ़ी, हमारे अंदर नेशनलिज्म का बीज फूट गया, हमें लगा बस हम हमारे देश के लिए हैं, तब कहीं जाकर 1965 में आते आते इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज मानने से was to be stopped, बंद कर दिया गया। But non-Hindi speaking state demand that use of English is continue। But हाँ, आपने हिंदी को बढ़ावा दिया, इंग्लिश को बंद कर दिया, बट फिर भी वो स्टेट जो हिंदी नहीं बोलते थे वो कहते थे कि आप इंग्लिश को रहने दो, क्योंकि हम इसके थ्रू एटलीस्ट कम्युनिकेट तो कर देंगे। हम हमारी स्टेट की लैंग्वेज बोलेंगे, हिंदी वाले हिंदी बोलेंगे, ना उन्हें कुछ समझ आएगा ना हमें कुछ समझ आएगा। जैसे तमिलनाडु हैज मूवमेंट टेक अ वायलेंट फॉर्म, मैंने आपको कहा था ना, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये क्या बाद में बना तेलंगाना। Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on a state where people spoke a different language। और फिर ये भी प्रॉब्लम आ गई थी कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट पे कोई लैंग्वेज थोप नहीं सकती, क्योंकि वहां के स्टेट की लैंग्वेज अलग है। करें क्या? ये वैसे हो गया जैसे कोई स्टेट सिर्फ चावल खाती है और नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं तुम गेहूं खाओ। तो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प आउट कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन बाय फ्लेक्सिबिलिटी। तो उन्होंने थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, एक लैंग्वेज अपनी स्टेट की चला लो, कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज पकड़ लो, और साथ में एक पकड़ लो आप इंग्लिश। सेंटर स्टेट रिलेशन, sharing power work in a reality depend upon a large extent on how ruling parties and leaders follow these arrangement। अब क्या आ रहा है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे, तो पावर शेयरिंग की जो रियलिटी है वो एक्चुअल में इस बात पर डिपेंड करती है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनमें आपस में कैसी बनती है। अब तुम खुद देख लो, महाराष्ट्र में जो है वो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी का एक लीडर कुछ बोलता है तो महाराष्ट्र उसे अंदर रख लेते हैं, जेल में डाल दिया। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के चक्कर में राजस्थान वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ाई चलती रहती है हमारी। तो ये जो लड़ाई है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि स्टेट वर्सेस नेशनल के रिलेशनशिप कैसे है। द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स पार्टी इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री, और इससे हुआ ये कि धीरे धीरे हमारे सामने रीजनल पार्टी उठकर आने लगी। दिल्ली की आप, उत्तर प्रदेश की सपा, क्लियर है, बसपा दलित वाली जो है, राजस्थान की कांग्रेस, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी, आपने नाम सुना होगा, रेलप्पा, आरएलपी जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग छोटी छोटी रीजनल पार्टियां अलग अलग जगह पे उस राज्य की, उस गांव की एक एक पार्टी उठकर खड़ी हो गई। क्लियर है, गुर्जरों की अपनी पार्टी, जाट की अपनी पार्टी, ब्राह्मणों की अपनी पार्टी, इस तरीके से रीजनल पार्टी आने लग गई। बिगिनिंग ऑफ कोलेशन गवर्नमेंट, और इससे अब नया चालू हुआ टर्म आया कोलेशन गवर्नमेंट। That means no single party get majority in a Lok Sabha aligns with many parties। और ऐसी चीजें होने से अब किसी को भी मेजोरिटी में जो है वोट नहीं मिल रहा था, सबको टुकड़ों में वोट मिल रहा था। तो इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिशंकु सरकार, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में एक और बोलते हैं गठबंधन, और इंग्लिश में बोलते हैं अलायंस, जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, क्लियर है, यूपीए की सरकार, एनडीए की सरकार, जो पूरी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस नहीं थी प्योर, उसके साथ मिक्सिंग हो गए थे। अभी जैसे हमारी बीजेपी थी, अब ये पूरी तरीके से बन गई, पर इसके साथ पंजाब का अकाली दल मिक्स था। जैसे ही किसानों की प्रॉब्लम हुई, पंजाब उनसे अलग हो गया। उससे पहले राजस्थान बीजेपी के साथ शिवसेना था, अब जैसे ही महाराष्ट्र में प्रॉब्लम हुई, शिवसेना अलग हो गया। तो ये रीजनल पार्टीज है जो मिलकर अलायंस बनाती है। इसकी प्रॉब्लम क्या है और इसका फायदा क्या है? द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट अब नया आ गया, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। कैसे इंडिया में पावर धीरे धीरे डिवाइड किया जाता है? तो जवाब आ रहा है थर्ड टीयर सिस्टम। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है?
एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। जब पावर पहले लिया गया सेंटर से स्टेट को मिला और स्टेट ने उस पावर को जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। पावर कोई चीज नहीं है। some power of central government is given to the state in which the state government is independent to for use this laws। या जो भी पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से इनको मिल गया उसके लिए वो इंडिपेंडेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो पावर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ पावर स्टेट से भी नीचे एक लोकल गवर्नमेंट है उससे मिलते हैं, उसके लिए वो भी फ्री है पूरी तरीके से। एडवांटेज क्या है? द इश्यू और प्रॉब्लम बीट सेटल्ड एट अ लोकल लेवल। इससे लोकल लेवल के पास जब पावर आते हैं तो लोकली जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है तो वो वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसके लिए स्टेट और नेशनल जाने की जरूरत नहीं है। पीपल हैव अ बेटर नॉलेज अबाउट लोकल इश्यूज, क्योंकि लोकल पीपल्स को प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा पता है तो उन्हें पावर दिया जाए। पंचायत की बात चल रही है यहाँ पे। थिंग्स आर मोर एफिशिएंटली मैनेज, इजी है, एंड डायरेक्टली पार्टिसिपेशन इन अ डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी चीजें लोकल लेवल पे ही हो जाएगी, इसलिए लोकल लेवल पे हमने कुछ पावर दे दी है। इसे बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भैया उसी के आज इलेक्शन हुए हैं पंचायती राज के, एक आज हुआ है, एक तारीख को है। तो जो राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं वो इस थर्ड लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये भी इतने कितने मायने रखते हैं। एग्जाम्पल, गांवों में जो होता है वो पंचायती राज है, और अर्बन एरिया शहर में जो होता है वो होता है म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका के चुनाव। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू थर्ड टीयर। थर्ड ईयर को क्या क्या पावर मिली हुई है? होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। वो जब चाहे जरूरत के हिसाब से इलेक्शंस करवा सकता है। सीट्स आर रिजर्व्ड, उनमें भी SC ST और फीमेल की सीट्स रिजर्व्ड है ताकि उनका भी प्रॉपर कंट्रीब्यूशन उसके अंदर हो। 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दिया हुआ है 1/3 पोजीशन पर फीमेल ही होनी चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट में जैसे नेशनल इलेक्शन कमीशन है जो नेशन और स्टेट में इलेक्शन करवाता है, वैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो पंचायती राज और म्युनिसिपल के जो है वो इलेक्शन करवाता है। पावर शेयरिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को मिले हुए हैं जिनके लिए वो इंडिपेंडेंट है। अब देखो ये काम कैसे करती है, बहुत छोटा टॉपिक है। सबसे पहले विलेज, विलेज के अंदर होती है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के ऊपर होती है ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत के काम देखती है। लिखा हुआ है जो ग्राम पंचायत के काम देखती है, ग्राम सभा। ठीक है यहां तक। वार्ड वाइज, वार्ड समझते हैं ना, मैनी मेंबर आर कॉल्ड पंच, और उन पंच से जो सेलेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड सरपंच। और बहुत सारी ग्राम पंचायत एक साथ मिल जाए
एक से ज्यादा, तो उसे पंचायत समिति कहते हैं। क्लियर है? उस जैसे मंडल, ब्लॉक लेवल, ये नाम होता है। और बहुत सारी पंचायत समिति मिल जाए तो उसे जिला परिषद कहते हैं, जिसके मेंबर एमएलए होता है, दूसरे ऑफिशियल्स होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज होती है, कलेक्टर वगैरह जो है। और वैसे अर्बन एरिया में क्या होती है, म्यूनिसिपैलिटीज, और उसका हेड होता है। क्लियर है? और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़ा अगर एरिया है अर्बन एरिया, तो उसका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जिसका क्या हेड होता है, मेयर होता है। अब जोधपुर में 2 म्यूनिसिपैलिटीज चल रही है, ईस्ट और वेस्ट, है ना, अपन दे उत्तर और दक्षिण, तो उन दोनों के अलग अलग हेड बॉय है, हेड है, कुंती देवड़ा और वो जो भी दूसरा है। तो अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटीज होती है, और विलेजेस में जो है वो ये नाम चलते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो भैया यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है खत्म हो गया। बिलीव करोगे, छोटा सा चैप्टर है, लगभग 45 मिनट का चैप्टर है। फटाफट इसे पढ़िए, इसके पढ़ने के बाद इसके नोट्स बना के ग्रुप में डालिए फटाफट। आप में से कईयों बच्चों ने साइंस का काम भी नहीं किया है, तो वो स्ट्रिक्टली टाइम पे करके काम और अपलोड कर दें, मैं उनके नाम डाल दूंगा। और इसके क्वेश्चन, अब जब ये चैप्टर पूरा पढ़ लोगे, ताजा ताजा याद है, तो मैं आज के आज इसके क्वेश्चंस डाल दूंगा, तो वो क्वेश्चंस करने में भी फिर आपको मजा आएगा और पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए।